यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कंप्लीट आधुनिक इतिहास को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है। चूंकि आधुनिक इतिहास से इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कराया गया है। 1 घंटे का ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके आधुनिक इतिहास के प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे उनके गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। चलिए बिना देर के हुए जल्दी से देखते हैं। व्यापारियों और कंपनियों का आगमन क्रम देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली है 1498 में, फिर डच हॉलैंड के निवासी थे 1605 में, ब्रिटिश या अंग्रेज इंग्लैंड के जो थे वो 1608 में आए, फिर डेनमार्क डेनिश आए 1620 में, फिर फ्रांसीसी आए 1668 में, स्वीडिश भी आए थे लेकिन उनके आगमन का जो जानकारी है वो सटीक से ज्ञात नहीं है। कुल मिला के पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत में आई तथा सबसे अंत में गई भी थी 1961 में, ये भी याद रखिएगा। विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्टाडो द इंडिया कहा गया, पुर्तगाल देश की कंपनी थी। 1498 में इसकी स्थापना हुई और इसने भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई 1503 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजी थी, इसको द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। 1600 ईस्वी में स्थापना हुई और पहली कोठी भारत में इसने 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री इसने अपनी सूरत में खोली थी। डच की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको वेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी कहा गया, 1602 ईस्वी में ये स्थापना हुई इसकी और इसने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। ओके। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की थी, 1616 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की है, 1664 ईस्वी में आई, सूरत में पहली अपनी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में इसने खोला। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन की है, 1731 में चीन में इसने अपना केंद्र बनाया था। भारत में ये बहुत कम समय के लिए थी। पुर्तगालियों की बात करें तो प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा मई 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ये सारी घटनाएं याद रखिएगा। फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री काल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस नाम से जाना गया। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी कहा गया। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इसमें अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेज की बात करें तो 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हाल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को प्राप्त कर लिया। प्रमुख युद्ध देख लीजिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, जिसके सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे, लड़ा गया था। अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना
और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेनापति अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो था। इसमें भी अंग्रेज विजय हुए और अंग्रेजों की भारत में इस युद्ध के बाद वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद दो प्रमुख संधियां हुई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। पहली हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को, और फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को। कर्नाटक युद्ध देख लीजिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण ये लड़ा गया और समाप्त हुआ 1748 में एक्स ला सैपल की संधि के साथ। ये अनिर्णित रहा युद्ध। द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच में कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण ये लड़ा गया और पौंडीचेरी की संधि से ये समाप्त हुआ 1755 में। अंग्रेज इसमें मजबूत स्थिति में रहे। तृतीय 1758 से 63 के बीच में ये सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण के कारण लड़ा गया। पेरिस की संधि से 1763 में ये समाप्त हुआ। फ्रांस की पराजय इसमें प्रमुख रूप से हुई। ओके, आंग्ल मैसूर युद्ध देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में। हैदर अली मैसूर का शासक था, लॉर्ड वेरलेस्ट बंगाल का गवर्नर था। मद्रास की संधि से युद्ध खत्म हुआ 1769 ईस्वी में और इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में। इसमें भी हैदर अली शासक था मैसूर का, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। इसमें बीच में हैदर अली की मृत्यु हो गई। मंगलौर की संधि से 1784 में यह युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेज इसमें विजयी हुए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर था उसके बीच में ये हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई और ये युद्ध समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर था। मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्ण राज बैठाया गया और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु भी हुई थी। ओके, आंग्ल मराठा युद्ध देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। सालबाई की संधि से यह समाप्त हुआ था 1782 में। अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुए। माधव राव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। इसमें तीन बहुत ही प्रमुख संधियां हुई थी। पहली संधि देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेज और भोसले के बीच में। दूसरी सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। तीसरी राजपुर घाट की संधि 1805 में लॉर्ड वेलेजली के जाने के बाद जॉर्ज बॉली द्वारा होलकर से ये संधि की गई थी। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, इसमें तीन प्रमुख संधियां हुई थी। इस युद्ध के बाद समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दिया गया और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। ओके, ये युद्ध इस युद्ध का परिणाम था। आंग्ल सिख युद्ध देख लीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। दिलीप सिंह शासक थे, वजीर थे लाल सिंह और सेनापति थे तेजा सिंह। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लाहौर की संधि इसमें हुई और अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में। दिलीप सिंह राजा थे, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। अमृतसर की संधि इसमें हुई। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया इस युद्ध के दौरान। प्रमुख गवर्नर जनरल देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसी के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, जिसको रिंग फेस नीति कहा जाता है, ये वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सालबाई की संधि इसी के समय हुई। भारत में न्यायिक सेवा का इसको जनक कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग को। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि इनसे संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी इन्होंने ही की। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और वहीं पर उसकी कब्र स्थित है।
कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक, इसने सहायक संधि की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1798 ईस्वी में, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। 1798 में, फिर 1800 में भी, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। इसके अलावा इसी के काल में आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा और बसीन की संधि 1802 में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के काल में हुआ। कलकत्ता में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करवाई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अहस्तक्षेप की नीति इसी के द्वारा लाई गई। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति इसी के काल में हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के काल में हुआ। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना 1820 में, तब यही गवर्नर जनरल था। अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था भी इसी के काल में लागू हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनके काल में 1829 ईस्वी में नियम 17, याद रखिएगा, नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को 1843 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के ही समय में 1843 में हुआ। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा, इन्हीं के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इन्होंने व्यपगत सिद्धांत दिया था, लैप्स थ्योरी इन्होंने दी थी, और इन्होंने कई राज्यों को विलय भी किया था। उन राज्यों का क्रम देख लीजिए, पूछता है। सतारा को 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 में पहली बार रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन हुआ। 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलाई गई। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक और 1858 से 62 तक, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यही वायसराय थे। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन्हीं के काल में 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कंपनी के शासन का अंत भी हुआ। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया इन्हीं के काल में। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक, 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन्हीं के काल में बनाया गया। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक, 1878 में रिचर्ड स्ट्रेचडी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग इन्होंने ही नियुक्त की। स्ट्रेची आयोग जिसको कहा जाता है, अकाल आयोग था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसने ही पारित किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के काल में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन भी इन्होंने किया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई इन्हीं के द्वारा। लॉर्ड लिटन, इनको भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय माना जाता है। ठीक है, मतलब इनके काम कोई अच्छे नहीं थे। इनके साथ साथ अभी आगे लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे तो उनको भी वही हाल है। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक, इनके काल में भारत में नियमित 10 वर्ष पर जनगणना शुरू हुई 1881 में।
स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव 1882 में सम्मिलित हुआ, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में इन्होंने शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसको हंटर आयोग कहा जाता है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इन्होंने की, जिसको लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के काल में हुआ था। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1886। डफरिन के समय एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय इनको माना जाता है, लेकिन इनके काल में बहुत सारे काम भी किए गए। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कुछ प्रमुख आयोग गठित हुए, इनको देख लीजिए, अक्सर पूछता है। 1900 में अकाल आयोग का गठन हुआ, मैकडोनाल्ड, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, इसको मैकडोनाल्ड आयोग भी कहा जाता है। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। 1901 में टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन हुआ। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ और 1902 में ही टॉमस रैले कमीशन आया, जो कि विश्वविद्यालय आयोग था। ओके। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा भी की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसको स्वीकृति भी दी। यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए 1905 से 1910 के बीच में। सूरत अधिवेशन इन्हीं के समय में हुआ था जब कांग्रेस विभाजित हुई। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई पॉल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हीं के काल में हुआ था। फिर लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक, ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में आयोजित हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936-37 में इन्हीं के काल में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ, मुंबई में लगभग बहुमत से और 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना की घोषणा इन्होंने की। वेवेल योजना भी प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे, इन्हीं के काल में। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश बनारस खंड उत्तरी कर्नाटक में ये ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग पर लागू किया गया था। इसमें क्या होता था, भूमि अधिकृत जमींदार को दी जाती थी और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी जमींदार की ही होती थी। यानी इसमें सारा काम जमींदार करता था। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। मुंबई और मद्रास और असम में ये पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू हुई थी। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था और सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी उसी किसान की ही होती थी। तीसरी प्रथा थी महालवाड़ी 1822 में हाल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई थी। इस पर भूमि पर गांव का अधिकार दिया गया और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। तो ये तीन प्रमुख व्यवस्थाएं थी जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। ब्रिटिश कालीन समितियां देख लीजिए। इनाम आयोग 1852 में अध्यक्ष इनाम थे, लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे। भूस्वामियों की संपत्ति या उपाधियों की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था 1852 में। चार्ल्स वुड का डिस्पैच यानी घोषणा पत्र 1854 में, सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड डलहौजी इसके वायसराय थे। भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था। स्ट्रेची आयोग 1878 में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लॉर्ड लिटन द्वारा बनाया गया था। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर द्वारा लॉर्ड रिपन शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु विशिष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। हर्षल समिति 1893 में हर्षल इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा इसको तैयार किया गया था टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको बनाया गया था दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए। यानी ये भी एक प्रकार से अकाल आयोग ही था। मानक्रीक आयोग 1901 में सर वोल्विन स्कॉट मानक्रीक द्वारा लॉर्ड कर्जन ने इसको स्थापित किया था। सिंचाई योजना के लिए इसको बनाया गया था। फ्रेजर आयोग 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन द्वारा ही पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना पुलिस आयोग था। सैडलर आयोग माइकल सैडलर की अध्यक्षता में लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए और उसके दोषों की जांच के लिए 1917 में बनाया गया था। बटलर समिति 1927 में हरकोर्ट बटलर अध्यक्ष थे, लॉर्ड इरविन द्वारा ये बनाया गया था। ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित ये समिति थी। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1867 में एक लेख द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में एक पुस्तक आई थी, उसके द्वारा इसको बताया गया था। इस निष्कासन के अन्य विचारक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। 1857 के विद्रोह को देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। वहीं से यह विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र देख लीजिए। दिल्ली में नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। 11 मई 1857 को विद्रोह की तिथि हुई। दमनकर्ता निकलसन और हडसन थे। 20 सितंबर 1857 को दमन कर दिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर इसके नेता थे। 30 मई 1857 को विद्रोह हुआ। कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया मार्च 1858 में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसकी प्रमुख नेता थी। 4 जून 1857 को इसका विद्रोह की शुरुआत हुई और जनरल ह्यूरोज द्वारा 17 जून 1858 को इसका दमन किया गया। कानपुर में नाना साहब नेता थे और इसके साथ साथ तात्या टोपे भी थी। यहाँ पर 5 जून 1857 को शुरुआत हुई। कॉलिन कैंपबेल द्वारा 6 दिसंबर 1857 को इसका दमन किया गया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेता थे। 12 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा दिसंबर 1858 में इसका दमन किया गया।
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। जून 1857 में इसकी शुरुआत हुई और कैंपबेल द्वारा 5 जून 1858 को इसका विद्रोह को दमन कर दिया गया। बरेली में खान बहादुर खान नेता थे। ये भी 1857 में शुरू होकर 1858 में कैंपबेल द्वारा समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ये भी 1857 में समाप्त शुरू करके 1858 में कर्नल नी ने इसको समाप्त किया। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। 1857 में ये भी शुरू हुआ। 1858 में इसको भी दमन कर दिया गया जनरल रेनार्ड के द्वारा। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें देख लीजिए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर ने लिखी है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी है। सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार ने लिखी है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देख लीजिए। सबसे पहले हिंदू सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 तक, जन्म स्थान इनका राधानगर, हुगली, बंगाल। उपाधि इनकी कौन कौन सी थी? राजा मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा, युगदूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा, संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग पुरुष, ये सब इनकी विभिन्न उपाधियां थी। ओके। प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी में 1822 में, ब्रह्म कानिकल मैगजीन अंग्रेजी में इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रमुख पुस्तकें, तुहफात उल मुआहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित हुई। संस्थाएं इनके द्वारा स्थापित जो हैं, वेदांत सोसाइटी 1816 में कलकत्ता में, आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में, डेविड हेयर की इसमें अग्रणी भूमिका रही। वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में और ब्रह्म समाज 1828 में कलकत्ता में। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, 12 फरवरी 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ टंकारा, गुजरात में। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज 1875 में मुंबई में। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने वेदों का पुनरुत्थान किया, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का इन्होंने प्रबल विरोध किया। शुद्धि आंदोलन के जनक माने जाते हैं। पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश को लेकर गौ रक्षा आंदोलन इन्होंने करवाया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी देवानंद सरस्वती रखा। इनकी प्रमुख पुस्तकें, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में 1875 में, पाखंड खंडिनी 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया और स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ कोलकाता में। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के बेल्लूर में की थी। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे, कलकत्ता, बंगाल में। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा, बंगाल, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 में, राजा राम मोहन राय द्वारा, कलकत्ता में। तत्व बोधिनी सभा 1839 में, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता में। परमहंस मंडली 1840 में, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, मुंबई में। रहनुमाई माज दायशन सभा 1851 में, दादा भाई नौरोजी द्वारा, मुंबई में। प्रार्थना समाज 1867 में, आत्माराम पांडुरंग और यमजी रानाडे द्वारा, मुंबई में। आर्य समाज 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, मुंबई में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में, मैडम एच.पी. ब्लावोत्स्की और कर्नल आलकाट द्वारा, न्यूयॉर्क में। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में, जी.जी. आगरकर द्वारा, पूना में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा, मुंबई में। देव समाज 1887 में, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, लाहौर में।
रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेल्लूर कोलकाता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा मुंबई में। पूना सेवा सदन 1909 में श्रीमती रमाबाई रानाडे द्वारा पूना में। सोशल सर्विस लीग 1911 में एन.एम. जोशी द्वारा मुंबई में। सेवा समिति 1914 में एच.एन. कुंजरू हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इलाहाबाद में। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में। विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा मद्रास में। विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में। ओके, निम्न जातीय आंदोलन को देख लीजिए। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले संस्थापक थे, महाराष्ट्र में। अरब्बी पुरम आंदोलन 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा अरब्बी पुरम केरल में। श्री नारायण धर्म परिपालन गोयोगम 1903 में श्री नारायण पद्मनाभम पल्पू और कुमार आशान द्वारा केरल में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में वी.आर. सिंधे द्वारा मुंबई में। बहुजन समाज 1902 में मुकुंदराव पाटिल द्वारा सतारा महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी 1915-16 में सी.एन. मुदालियार, टी.एम. नायर और पी. त्यागराज चट्टी द्वारा मद्रास में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में मुंबई में स्थापित किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में ई.वी. रामास्वामी नायकर और वलीजा नायडू द्वारा मद्रास में। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा पूना में। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन देख लीजिए। दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई द्वारा देवबंद में। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में मियां मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा फरीदकोट में। नदवातुल आंदोलन, जिसको नदवाह उल उलेमा कहा गया, 1894-95 में मौलाना सिबली नुमानी द्वारा लखनऊ में। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम देख लीजिए। 1795 और 1804 में शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड गवर्नर वेलेजली द्वारा शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। 1837 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, लॉर्ड एलन बरो द्वारा। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा विवाह को वैध ठहराया गया, इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर का काफी अच्छा प्रयास था। 1872 में मोस्ट इंपोर्टेंट है नेटिव मैरिज एक्ट, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक द्वारा अंतर जातीय विवाह की वैधानिकता दी गई, केशव चंद्र सेन के प्रयास से। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लायंसडाउन द्वारा लड़की की सहमति आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई, बहराम जी मालाबारी बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से। 1930 का शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई। 1931 का बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड इरविन द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन देख लीजिए। मोपला विद्रोह 1836 से 54 और 1921-22 मालाबार में के.एन. हाजी, सैयद काजी, अली मुसालियार के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह और टीपू इसके नेता थे। फराजी आंदोलन 1838 में फरीदपुर बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। पावना विद्रोह 1873 से 1876 बंगाल में ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। दक्कन विद्रोह 1874-75 में पूना, अहमदाबाद, शोलापुर और सतारा में बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में। बिजौलिया आंदोलन 1905, 1913, 1916, 1927 में राजस्थान में सीताराम दास और मणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी बिहार में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल की नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अवध किसान आंदोलन 1920 में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में रामचंद्र के नेतृत्व में। एका आंदोलन 1921-22 में बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच में मदारी पाशी के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत के बारदोली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में।
तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में कंपाराम और भुवन सिंह के नेतृत्व में। प्रमुख जनजातीय विद्रोह देख लीजिए। चुआर विद्रोह 1768 में। राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह नेतृत्व करता थे। झारखंड और बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। बघेरा विद्रोह 1818 से 20 में। बघेरा सरदार बड़ौदा। हो विद्रोह 1820, 22 और 1832 में राजा पराहत के नेतृत्व में सिंहभूम छोटा नागपुर में। भील विद्रोह 1812 से 1819 और 1825 में। त्रिम्बक जी दांगलिया सेवरम के नेतृत्व में खानदेश में। खासी विद्रोह 1827 से 33 तक राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बारमानिक के नेतृत्व में खासी पहाड़ी असम और मेघालय में। कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार में। खोंड विद्रोह 1846 से 48, 1855 और 1914 में चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में उड़ीसा में। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में बिहार झारखंड में। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। रंपा विद्रोह 1879 और 1922-24 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर में। ताना भगत विद्रोह 1920 से 30 के बीच में जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर में। जिया तरंग आंदोलन 1931 में जेडो नाग और रानी गोंडिल्लू के नेतृत्व में मणिपुर में। नागरिक और गैर आदिवासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक केना सरकार मंजर शाह और द्विज नारायण के नेतृत्व में बंगाल और बिहार में। फकीर विद्रोह 1776-77 में मजनूम शाह चिराग अली भवानी पाठक देवी चौधरानी द्वारा बंगाल में। पाइका विद्रोह 1804 से 17 और 1817 से 25 खुर्दा के राजा जगबंधु द्वारा उड़ीसा में। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 और 1839 से 41 के बीच में चित्तर सिंह उमाजी नरसिंह दत्तात्रेय द्वारा पूना पश्चिमी घाट में। कित्तूर का विद्रोह चेन्नम्मा द्वारा धारवाड़ के निकट 1824 से 29 में। गडकरी विद्रोह 1844 में कृष्णा दाजी पंडित द्वारा कोल्हापुर महाराष्ट्र में। फराइजी आंदोलन 1838 से 1858 ईस्वी शरीयतुल्ला और दादू मियां बंगाल में। कूका विद्रोह 1840 से 1841 भगत जवाहरमल पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 करमशाह टीपूमुर शेरपुर पूर्वी बंगाल में। थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 दीवान बेलू थेम्पी त्रावणकोर केरल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, स्थापना 1885 में एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में हुआ। स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्यों को देख लीजिए। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसी में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्ला एम शयानी ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया। 1905 बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ओके।
1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे कांग्रेस का। इसमें विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में। पहली बार इसमें राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में बंबई के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल और गरम दल में इसमें समझौता हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 नागपुर अधिवेशन, श्री विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई तथा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। 1923 काकीनाडा अधिवेशन, मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष थे। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और एकमात्र यही कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 में कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना भी की गई। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात में है ये, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत को स्वीकृति मिली इसी अधिवेशन में। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस इसके भी अध्यक्ष थे। पहली बार इसमें कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये अक्सर पूछता है। ओके। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। ये रामगढ़ अधिवेशन इस बार आया भी था। 1946 में मेरठ अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। ओके। बंगाल विभाजन की बात करें, 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़िए। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इसी भव्य दरबार में, दिल्ली दरबार में, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां को चुना गया और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, अभी मैंने बताया। कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। जो नरम दल वाले थे
वो इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहना चाहते थे, लेकिन जो गरम दल के थे वो पूरे भारत में इसको फैलाना चाहते थे, जिसकी वजह से मतभेद हुआ और सूरत अधिवेशन के दौरान इन दोनों में विभाजन हो गया। बाल गंगाधर तिलक को देख लीजिए। उपाधि इनकी लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मराठा और केसरी 1881 में। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय शांति का जनक कहा। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी. मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल की मुख्य भूमिका थी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जो कि हरा, पीला और लाल रंग का था। ये भी याद रखिएगा। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल का पुनः मिलन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण घटनाएं देख लीजिए। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, दिल्ली दरबार 1911 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, लखनऊ समझौता 1916 में, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। इनके पिता पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 में 13 साल की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी ने 1889 से 91 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में और टालस्टॉय फर्म जोहानसबर्ग में इसकी स्थापना 1910 में गांधी जी ने की थी। गांधी जी के प्रारंभ के 3 काम देख लीजिए। पहला कार्य इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए किया वो था प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये प्रथम असहयोग था और 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये प्रथम भूख हड़ताल थी। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए।
गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की और तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को सीआर दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। कारण क्या था? किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए और इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923। 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सीआर दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की गई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन अब इसका नाम हो गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाक उल्ला को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी और फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन देख लीजिए। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ डांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की।
24 दिन बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी नवसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पदयात्रा की। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। गोलमेज सम्मेलन देख लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को एसएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन, जिसको मास्टरदा कहा जाता है, इनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे वल्लभ भाई पटेल चुने गए। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। पहली बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, दूसरी तामलुक में। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। तीसरी सरकार सतारा की थी, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई.वी. चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, वो उनके साथ थे। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुई थी। आजाद हिंद फौज।
मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने दिया। इसकी पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसके प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानिए। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1921 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का इन्होंने गठन किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को देशनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। वेवेल योजना 1945। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़वादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवर ने 14 जून 1945 को योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन। गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। दिल्ली पहुंचने की तिथि 24 मार्च 1946। सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। एबी एलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का चुनाव। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित हुए। चुनाव परिणाम क्या रहे? कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें मिली। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्यवाही में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना के लिए पदयात्रा भी की थी। अंतरिम सरकार का गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों को देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद और विदेश मामले से संबंधित थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। सरदार पटेल गृह, सूचना, प्रसारण विभाग और रियासत संबंधी मामलों के मंत्री। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री। CH भाभा कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री। अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री बने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवर के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिली। 15 अगस्त 1947 को देश को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ओके, आधुनिक भारत की कुछ पुस्तकों को देख लीजिए। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद या अबुल कलाम आजाद। कामल मील और न्यू इंडिया इनिवेशन की पत्रिकाएं हैं। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। बापू माई मदर, मनु बहन गांधी। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य, केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर रफीक जकारिया की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास की बुक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है।
द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की है। द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की है। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज एस.बी. चौधरी की है। अवध इन रिवॉल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की बुक है। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की है। तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खां की है। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूज टोई की बुक है। टूवर्ड स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की बुक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सैन्याल की बुक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह की। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा की। अनहिलाइलेशन ऑफ कास्ट बी.आर. अम्बेडकर की। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की। बंगाली जो कि समाचार पत्र था सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त की। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी की। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की। और मदर इंडिया कैथरीन मेयो की बुक है। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट आधुनिक इतिहास से संबंधित सुपरफास्ट रिवीजन। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन चूंकि आधुनिक इतिहास खुद ही इतना बड़ा है तो उसको बहुत छोटे में नहीं समेटा जा सकता है। ओके, फिलहाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा का पूरा देख जाइए। नमस्कार।